हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ की तारीख नज़दीक है। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब जाके क्या होगी? सर सफलता हासिल होगी। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सफलता ज़रूर हासिल होती है, ये सभी को पता है। तो मेहनत करो, जितनी हो सके 100% लगा दो। किसको? सर पेपर पास करने के लिए सीएचओ की, क्योंकि राजस्थान में यह भर्ती बाहरी बारी में नहीं आएगी। इतनी बड़ी भर्ती, और वो भी लिखित परीक्षा में, और वह भी अपने घर के पास नौकरी करने के लिए। तो दोस्तों लग जाओ तैयारी में, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो जो भी पढ़ो पूरी रणनीति के हिसाब से पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई सी बुक उठा के पढ़ ली, कोई सी पहली बुक कौन सी बुक उठा के पढ़ ली। ठीक है, जो राजस्थान सीएचओ में सिलेबस दे रखा है, पहले तो उसके पूरे क्वेश्चन यानी कि पूरे टॉपिक को आप कवर करो। उसके बाद आप अदर बुक अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और मैंने अभी तक कितने सर अभी तक मैंने 48 वीडियो बना चुका हूँ राजस्थान सीएचओ पे, पूरे 10 मिनट के वीडियो में। ठीक है, और वो भी क्या, जो टॉपिक राजस्थान सीएचओ में आएगा यानी कि उन्होंने सिलेबस में दे रखा है, उसी पर मैंने वीडियो बनाया है। तो एक बार ज़रूर देखना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आज का अपना अच्छा टॉपिक है क्या? यूज ऑफ इक्विपमेंट। हाँ जी, आपसे पूछे जाएंगे कि नॉर्मल इक्विपमेंट। हाँ जी, नॉर्मल इक्विपमेंट डॉक्टर साहब आपको भी यूज़ करनी है कहाँ पे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो बने रहना पूरा चैनल के साथ। ठीक है, तो अपना पहला क्या है? पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू। जी हाँ, जब अपने कोई भी किसी को कोई भी अरेस्ट वाला पेशेंट होता है, तो अब अपने एम्बू बैग से उसे रेस्पिरेशन देते हैं ना, उससे बोलते हैं एम्बू। और ये क्या है? एम्बू, ये ऐसा होता है ना, ऐसा ये होता है एम्बू। ठीक है, और अब वो पूछ ले कि एम्बू की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना एम्बू की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। हाँ जी, सभी बच्चे जानते हैं, पर कई कई बच्चे नहीं जानते, क्योंकि वो जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ी सी दुविधाजनक हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम याद रखना, ये एम्स में भी आया हुआ है, दिल्ली एम्स में। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ कि एम्बू बैग यूज। हाँ जी, आपसे पूछा जाएगा कि एम्बू बैग किस लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना एम्बू बैग होता है टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसक्सिटेशन। हाँ जी, जब अपने कोई भी पेशेंट है उसको आर्टिफिशियल यानी अपने खुद की तरफ से कोई भी रेस्पिरेशन देना, खुद सांस नहीं ले सकता, और रिसक्सिटेशन यानी कि अपने उसको क्या ईटी ट्यूब वगैरह डाल रहे हैं, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब डाल रहे हैं, उसको कहते हैं रिसक्सिटेशन, सीपीआर कर रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में अपने एम्बू बैग यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियंट वार्मर इज एल्सो नोन एज। जी हाँ, रेडियंट वार्मर होता है, उसका दूसरा नाम क्या कहता है? एल्सो नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना रेडियंट वार्मर को कहा जाता है ओपन केयर सिस्टम। जी हाँ, रेडियंट वार्मर को ओपन केयर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? रेडियंट वार्मर है। ये क्या? रेडियंट वार्मर है। और इस रेडियंट वार्मर में यहाँ बच्चे को लिटा दिया जाता है इस ट्रॉली पे, और यहाँ से क्या हीट आती रहती है, तो ये ओपन है, पूरी तरह से ओपन है। इसे कहा जाता है ओपन केयर सिस्टम। किसको? रेडिएट वार्मर को। याद रखना ये रेडिएट वार्मर ज़रूरी है। जब आपकी पोस्ट होंगी कहाँ? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, वहाँ पे डिलीवरी रूम में रेडिएंट वार्मर होगा, ताकि डॉक्टर साहब जब भी आप डिलीवरी करो तो एएनएम है जी डायरेक्ट बच्चे को लेके रेडिएंट वार्मर ले आए, ताकि क्या ना हो, बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। ठीक है, अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रेडिएंट वार्मर इज यूज एल एक्सेप्ट। जी हाँ, ऐसे वर्ड को ध्यान रखना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट वाले। एक्सेप्ट का अर्थ है एक को छोड़ के, तो एक्सेप्ट का अर्थ है हाइपोथर्मिया। जी हाँ, रेडिएंट वार्मर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें हीट वाली वो लगी होती है रोड। ठीक है, नेक्स्ट है प्री टर्म एंड लो बर्थ बेबी। जी हाँ, उनके भी रेडिएंट वार्मर यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, अगर किसी बच्चे को मेंटेन बॉडी टेम्परेचर नहीं रख रहा, तभी अपन रेडिएंट वार्मर में लेके जाते हैं। और हाइपरथर्मिया, जी हाँ, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है रेडिएंट वार्मर का। तो एक्सेप्ट पूछा है तो हाइपरथर्मिया आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हाइपरथर्मिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें रेडिएंट वार्मर में रखने की कहाँ ज़रूरत है डॉक्टर साहब, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ फोटोथेरेपी। जी हाँ, फोटोथेरेपी की वेव लेंथ कितनी होती है, तो आपको याद रखना ये होती है 425 से 475 नैनोमीटर। हाँ जी, 425 से 475 नैनोमीटर। कंफ्यूज करने वाले अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलेंगे, पर तो यह है डाटा स्टैंडर्ड का, याद रखना इस डाटे को। ठीक है, क्या 425 से 475 नैनोमीटर। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, कोई भी जैसे
बच्चे के अंदर आरबीसी टूट रही है उसकी वजह से, है ना, नॉर्मल, है ना, और दूध की वजह से, माँ की ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल वो होता है जो कोई भी डिजीज कंडीशन हो, जैसे लाइक जैसे G6PD डिफिशियंसी, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस है, इसकी वजह से कोई डिजीज हो तो उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ये क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी है, ड्रग ऑफ चॉइस है। आप तो याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले किसकी, उसको बोले ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर आपसे पूछ ले ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसका, जॉन्डिस का, तो आपको याद कर देना फोटोथेरेपी। अगर आपसे पूछ लें कि ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, फोटोथेरेपी, तो आपको याद रखना इसकी है फिनोबार्बिटोन। क्या है, फिनोबार्बिटोन। ये क्या ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, फोटोथेरेपी की। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको सही करवा दिए, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन सही करवाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट की विच ऑफ नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीट्री साइट, हाँ जी, कि कौन सा है कि नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीट्री साइट। फोर हेड पर अपने नॉन इन्वेजिव होता है, टिप ऑफ नोज, इंडेक्स ऑफ फिगर, ये क्या सब नॉन इन्वेजिव है, क्योंकि यहाँ पर अपने लगा के देखते हो। इन्वेजिव वो होता है जहाँ पर अपने ब्लड के द्वारा अपने कोई लेते हैं, ठीक है, वो होता है इन्वेजिव, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्या कि पल्स ऑक्सीमीटर यूज टू असेस फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, पूछ लिया ना, एक को छोड़ के। क्या पल्स ऑक्सीमीटर एक को छोड़ के सभी कार्य करता है, तो आपको याद रखना ये ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बताता है, पल्स रेट को भी बताता है, हाइपोक्सिया कंडीशन भी बताता है, पर रेस्पिरेशन को पल्स ऑक्सीमीटर नहीं बताता। ये बात आपको याद रखना होगा, रेस्पिरेशन को अपन को मैनुअल काउंट करनी होती है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर। जी हाँ, ये नॉर्मल इक्विपमेंट है, इन इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आएगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस से लेके आऊँ मैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये राजस्थान सीएचओ के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। आपको 10 मिनट की वीडियो में पूरा डाटा क्लियर करूँगा। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, तो आपको याद रखना ब्लैक एंड वाइट। जी हाँ, नीचे वाली बॉडी क्या है सर, ब्लैक, ऊपर वाली क्या वाइट, इसको क्या जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज गिव द ऑक्सीजन इन इन्फेंट। हाँ जी, डॉक्टर साहब आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन इन इन्फेंट के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो आपको याद रखना ऑक्सीजन हुड का। ये देखो, ये जैसे बच्चा लेटा है और इस बच्चे के ऊपर अपने ये हुड लगा दिया, तो इस कहते हैं ऑक्सीजन हुड है, ठीक है। और एक होता है ऑक्सीजन टेंट, वो उस पूरी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, उसको बोलता है ऑक्सीजन टेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। और बच्चे के अंदर ऑक्सीजन हुड ही दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर नोज के अंदर प्रोब वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज असेस इन द ब्लड प्रेशर है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, सभी को पता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ भी सकता है राजस्थान सीएचओ में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की विच पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव द करेक्ट मेजर। हाँ जी, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें बीपी अपने एकदम राइट आती है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। तो आपको याद रखना पेशेंट को सीटिंग पोजीशन बिठाना है, और आर्म इज अ लेवल ऑफ द हार्ट। ये आर्म, ये पेशेंट को बिठा दिया, ठीक है, और इस हैंड को यहाँ पर, मतलब हार्ट के लेवल पर अपने को आर्म को रखना है, हैंड को रखना है, तभी एक्यूरेट बीपी आएगी। ये बात डॉक्टर साहब आपको याद रखना होगा। जब आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पेशेंट आएंगे तो आपको इसी तरह बीपी लेनी होगी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लो द इन्फ्लेंटिंग ऑफ बेग इज एल्सो नोन एज। हाँ जी, फ्लो इन्फ्लेंटिंग बेग इज एल्सो नोन एज, तो आपको याद रखना एनेस्थीसिया बेग। हाँ जी, एनेस्थीसिया बेग को क्या कहा जाता है, फ्लो इन्फ्लेंटिंग बेग कहा जाता है, ठीक है। अब लेके जाता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की इंट्यूबेशन इज ए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछा जाएगा कि इंट्यूबेशन इंट्यूबेशन इज ए, यानी इंट्यूबेशन किसे कहते हैं, इंट्यूबेशन क्या होता है। तो आपको याद रखना जब कोई भी इंट्रोड्यूस इन इटी यानी इंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हो, किसमें, ट्रेकिया में, थ्रू ऑफ नोज एंड माउथ, तो भी इसे इंट्यूबेशन कहा जाता है। ए प्रोसेस ऑफ मेंटेन इन एयरवे। हाँ जी, इस एयरवे को मेंटेन करना भी इंट्यूबेशन कहा जाता है। और हेल्प इन ऑक्सीजन इनहेलेशन, अपने ऑक्सीजन इनहेलेशन दे रहे हैं, उससे क्या कहा जाता है, उससे भी कहा जाता है इंट्यूबेशन। ये बात आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की साइज ऑफ ET ट्यूब फॉर ए न्यू बोर्न इन्फेंट। एक न्यू बोर्न इन्फेंट यानी अभी अभी बच्चा जन्म हुआ है, 28 दिन के बच्चे तक, है ना, न्यू बोर्न को बोला है, ठीक है, इन्फेंट नहीं बोला, न्यू बोर्न को बोला है। तो न्यू बोर्न के अंदर आप कितनी mm की ET ट्यूब यूज करोगे, तो आपको याद रखना 2.4 to 4 mm की ET ट्यूब यूज कर सकते हैं। और वो भी कौन सी, एन कप्ड वाली, उसके अंदर कोई भी कप नहीं लगा होता,
क्योंकि बच्चे का ट्रे क्या जो ग्लोटिस होती है वो खुद काम करती है बच्चे के क्या कप का। तो इसलिए याद कर रखना, जब भी आप बच्चे के अंदर ईटी ट्यूब डालो तो ये 2.5 to 4 mm की 2.5 to 4 mm की ईटी ट्यूब यूज करनी है, और वो भी एन कप्ड वाली, कोई भी कप नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन द कैरिंग आउट ऑफ द सक्शन। हाँ जी, जब भी डॉक्टर साहब आप सक्शन करोगे तो उससे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो आप याद रखना, प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। हाँ जी, क्लाइंट को 100% ऑक्सीजन देंगे। ये क्वेश्चन आया था, किसी ने नॉर सेट यानी दिल्ली एम्स का 2020 का एग्ज़ाम दिया हो तो उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो एम्स के लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो राजस्थान सीएचओ में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब पूछोगे, कई बच्चे कहेंगे सर ये हाइपर ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जब भी अपने पेशेंट को सक्शन करने से पहले अपने को क्या करेंगे, उसको O2 देंगे और फुल सेचुरेशन O2 देंगे, ताकि पेशेंट को क्या है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट कॉमनली स्ट्रेंथ आर यूज इन इन्फेंट। हाँ जी, मोस्ट कॉमन स्ट्रेन यानी कोई भी स्ट्रेन यानी पेशेंट को, बच्चे को मतलब एक जगह ही पकड़ के रखना, उसको कहते हैं स्ट्रेन यानी बांधना। तो कौन सी यूज होती है, तो आपको याद रखना, मम्मी रिस्ट्रेंट। हाँ जी, मम्मी, जो अपनी मम्मी होती है ना, मम्मी डेड बॉडी देखिए ना उस तरह। और दूसरी है रिस्ट यानी रिस्ट्रेन यानी हाथों को बांध देना, कौन, ठीक है, रिस्ट, उससे कहा जाता है। बच्चों के लिए मोस्ट कॉमन 2 यूज आती है, मम्मी रिस्ट्रेंट और रिस्ट। इसका राइट आंसर है बोथ, यानी मम्मी और रिस्ट दोनों ही आएंगे, किसके लिए, बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पायरोमीटर इज यूज मेनली। हाँ जी, स्पायरोमीटर होता है, ये किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना, स्पायरोमीटर यूज होता है प्रिवेंट एटिलेक्टिसिस। हाँ जी, प्रिवेंट ऑफ एटिलेक्टिसिस। ये क्वेश्चन पीजीआई एम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ के अंदर, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइन। हाँ जी, LFT लंग फंक्शन टेस्ट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, यानी डायग्नोज किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, तो आपको याद रखना, स्पायरोमीटर के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा, स्पायरोमीटर के द्वारा। और जिन्होंने प्राइवेट में काम किया उन्होंने खूब स्पायरोमीटर की होगी, खूब देखा होगा स्पायरोमीटर, तो याद रखना, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ लॉन्ग शुड इंस्ट्रूमेंट बी इमर्ट ग्लूटेनडिहाइड। हाँ जी, ये कह रहा है कि कितने घंटे तक इंस्ट्रूमेंट अपने को ग्लूटेनडिहाइड तक रख सकते हैं, ताकि ये पूरे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए, सर डिसइंफेक्टेड हो जाए। तो आपको याद रखना, 8 से 10 घंटे रखो। आइडली फॉर HDLD यानी हाई लेवल डिसइंफेक्टेड के लिए, हाई लेवल डिसइंफेक्टेड, HLD का फुल फॉर्म है हाई लेवल डिसइंफेक्टेड। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाई लेवल के डिसइंफेक्टेड करना है तो 8 से 10 घंटे तक आपको रखना होगा, कहाँ पे, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में, साइडेक्स में। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेल्फ लाइफ वारंट ऑन द स्टरलाइज इक्विपमेंट। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना, डॉक्टर साहब जब आपके हेल्थ एंड वेलनेस इंटरफेस, जब जो भी आपके डिलीवरी के स्टरलाइज इक्विपमेंट आपने ऑटोक्लेव करवा दिए, वो कितने दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि सेफ रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा ऑटोक्लेव करना होगा, तो आपको याद रखना 7 दिन के अंदर आप उसको रख सकते हो। 7 दिन के बाद उसको दोबारा क्या करना होगा, सर ऑटोक्लेव करना होगा, स्टरलाइजेशन करना होगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टरलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव। जी हाँ, ऑटोक्लेव के अंदर कितना टाइम रखा जाता है, तो सभी को पता है 20 से 30 मिनट रखा जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा या क्या, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब अपने लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो आपको याद रखना, ऑटोक्लेव में होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, किसमें, ऑटोक्लेव में, ठीक है। और अगर आपसे प्रेशर पूछ ले तो आपको याद रखना 115 LBS है ना, इंच स्क्वायर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग नियोनेटल कंडीशन रिक्वायर इमीडिएटली असेसिबिलिटी फॉर रेडिएंट वार्मर। जी हाँ,
तो आपको याद रखना, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तुरंत आपको असेस करना है रेडिएंट वार्मर के अंदर, तो ये वार्मर के अंदर तो आपको देखना हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट को, ठीक है, तुरंत आपको, ठीक है। अब अपना लेके चलता हूँ अपना दूसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज गिव द ऑक्सीजन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के लिए ऑक्सीजन हुड, ये मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा आगे क्वेश्चन कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ सिपोन ड्यूरिंग गेस्ट्रिंग फीडिंग। जी हाँ, गेस्ट्रिंग फीडिंग के दौरान कितनी हाइट रखेंगे, तो आपको याद रखना 12, ठीक है, हाइट रखेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात याद रखना। और सिपोन फीडिंग होता है जब अपनी कोई गेस्ट्रिक फीडिंग यानी कोई गेस्ट्रिक ट्यूब डाल रखी है अब्डोमेन के थ्रू, उसके द्वारा एक पंप के द्वारा अपने कोई इसको क्या करें, फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे कहा जाता है सिपोन, है ना। अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन की स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल सॉल्यूशन यूज डिसइंफेक्टेड इन थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए अपने डिटॉल की कितनी स्ट्रेंथ यूज करनी होगी, तो आपको याद रखना 1:40, 1:40 आपको डिटॉल की स्ट्रेंथ यूज करनी होगी। और आपको सेवलॉन की पूछ ले तो आपको याद रखना 1:20। किसकी, यह सेवलॉन की, यह सेवलॉन की, याद रखना सेवलॉन के बारे में, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे ही इक्विपमेंट होंगे आपके पास, वहाँ पर कोई भी बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं होंगे, वहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर मशीन होगी, ठीक है। तो आपको इन इक्विपमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीव अंडर प्रेशर इज क्या है, तो आपको याद रखना ऑटोक्लेव, ठीक है, स्टीव अंडर प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट एयर स्टरलाइजेशन विच टाइप ऑफ हीट यूज। तो हॉट एयर स्टरलाइजेशन के अंदर मोस्ट हीट, ये भी नहीं होता, ड्राई हीट नहीं होता, ठीक है। ए एंड अब नॉन ऑफ द वो हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन विच टाइप ऑफ हीट यूज, ठीक है, इसके अंदर विच टाइप ऑफ हीट एयर यूज। तो हॉट एयर ओवन के अंदर आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर है ड्राई हीट जाएगा, ठीक, हॉट एयर ओवन के अंदर। फिर भी ये क्वेश्चन पर मेरे को डाउट है, आप कमेंट कर देना ज़रूर अपने बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, नहीं तो मैं अगले वाले वीडियो में इसका राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत।